नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम जानेंगे कि अक्टूबर महीने से पढ़कर कैसे हम बोर्ड एग्जाम में 95% तक नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आपके साथ 95% लाने की जितनी भी सीक्रेट बातें हैं हम उन सभी को आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए कि किन किन बातों की मदद से हम 95% तक स्कोर कर सकते हैं, वो भी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और बड़ी ही आसानी के साथ। ठीक है, तो सबसे पहली बात होगी हमारी कि हमें टालने की आदत छोड़नी होगी। क्या करनी पड़ेगी? सबसे पहले नंबर 1 की बात होगी, हमें टालने की प्रवृत्ति यानी टालने की जो आदत होती है हमारी में छोड़नी होगी। ये नहीं कि हमने आज कोई सब्जेक्ट पढ़ा और हमने कहा कि अब इसे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एक कहावत है, जिसने कहा कल वो गया टल, और जिसने कहा परसों वो गया बरसों, और जिसने कहा आज उसने किया राज। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमें आज में ही जीना है। हमें ये नहीं, हमें कल पर नहीं टालना है कि आज हम इस पार्ट को आज नहीं हम कल पढ़ लेंगे, या आपने आज रात में पढ़ा, आपने टाइम टेबल बना लिया, फिर सुबह उठे आपने कहा अब हम दोपहर में पढ़ेंगे, फिर शाम को पढ़ेंगे, फिर सुबह पढ़ेंगे। इस प्रकार से क्या होता है, आपको ये कल कल कहते कहते आज कौन सा माह आ गया, आज हमारा अक्टूबर महीना आ गया है, लेकिन हमारा क्या है, हमारी जो प्रिपरेशन है, हमारी प्रिपरेशन है वो अभी वीक है। तो हमें अपनी जो प्रिपरेशन है वीक है, इस प्रिपरेशन को हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा? नंबर 1 होती है टालने की प्रवृत्ति। तो हमें टालने की प्रवृत्ति से बचना होगा। ठीक है, तो हमें किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो हमें पढ़ना है या हमें जो टारगेट हमने बनाया है, तो उसके लिए हमें क्या है, टालना नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ और का आप ध्यान रखना कि अब से जो हमारा अक्टूबर महीना है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसका टाइम टेबल बना के हम अपनी एक डायरी बना लें, एक नोट बना लें, और उसमें अपने पूरे डेली का रूटीन लिखिए। आप पूरा टाइम टेबल बना लीजिए कि आप कितने बजे उठना चाहते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप सुबह 4 बजे उठ जाइए। देखो, आपका हो सकता है कि कोई 6 बजे उठता हो या कोई 5 बजे उठता हो। मैं बस इतना ज़रूर कहूँगा कि आप पर्याप्त नींद लें। पर्याप्त नींद लेंगे तो उससे क्या होता है कि आप जो चीज़ याद करते हैं तो वो आपको भूलते नहीं है। क्योंकि यदि आप सोचें कि हम 12-12, 18-18 घंटे पढ़ेंगे हमारा अच्छा स्कोर है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 8, 9, 10 घंटे पढ़ लेंगे हम बहुत है। कई लोग कई बच्चे तो 5 घंटे पढ़ते हैं। वो भी क्या करते हैं, वो बस निरंतरता पढ़ते रहते हैं, जुलाई के महीने से ही पढ़ते रहते हैं। लेकिन हमारे पास भी पर्याप्त समय है, हम भी अच्छे नंबर ला सकते हैं, बिल्कुल 95% तक हम पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? नंबर 1 तो होता है हमें टालने की प्रवृत्ति से बचना है, और नंबर 2 क्या है, हमें टाइम टेबल बनाकर पढ़ना होगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ का आप बड़ी ध्यान से ध्यान रखिए कि आपको अब अपनी जो पढ़ाई अभी चल रही है, आपको अब उसमें जो कोचिंग का टाइम है या स्कूल का टाइम है, आपको उसमें ऐड नहीं करना होगा। आपको अब अलग से सेल्फ स्टडी करना होगी। सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि आप जो पढ़ाया गया है कोचिंग वगैरह में, स्कूल वगैरह में, तो उसको वो आप टाइम इसमें ऐड ना करके आप अलग से टाइम निकालिए और आपने जितना पढ़ा है उसका आप रिवीजन कीजिए। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा कि आप सभी विषय को पर्याप्त समय दें। सभी विषय को पर्याप्त समय देंगे तभी आप 95% मार्क्स ला सकते हैं। यदि आप सोचें कि हम किसी एक विषय में विशेषज्ञ बन जाए और उसमें लाएँ, मान लो आप एक विषय में आप 100 में 100 ले आए, दो सब्जेक्ट में 100 में से भी ले आए आप, तो बाकी के भी 4 सब्जेक्ट हैं उनमें भी तो चाहिए। क्योंकि जब हम सभी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करेंगे तभी हमारी अच्छी परसेंट बनती है। ठीक है, और एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि सबसे पहले क्या होता है कि हम कई बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले जो कठिन सब्जेक्ट होता है उनके लिए वो ही पढ़ने लगते हैं। जब आप कठिन सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो क्या होता है कि हमारा एक माइंड होता है, यदि हम कठिन सब्जेक्ट पहले से पढ़ने लगते हैं तो क्या होता है, ये बहुत टफ है, अब हमको याद नहीं हो रहा, तो वो क्या करते हैं, जो सरल सब्जेक्ट होता है उसको भी नहीं पढ़ते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले सरल सब्जेक्ट को पढ़ लेना चाहिए। हम सबसे पहले सरल सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए। उससे क्या होता है, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हमने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया है या इसको याद कर लिया है, इसके बारे में बहुत कुछ याद हो गया है। ठीक है, और एक चीज़ का और ध्यान रखना कि आप जितना पढ़ रहे हैं अभी से या आज से आप जो भी पढ़ें तो उसका आपने जो पढ़ा है उसका आप टाइम टू टाइम आप उसका रिवीजन ज़रूर कीजिए। क्योंकि हो सकता है आपने बहुत सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं और आपने उसका रिवीजन नहीं किया। जब आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका पढ़ा हुआ आप भी भूल सकते हैं, क्योंकि ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, हर कोई भूल जाता है। ठीक है, तो आप जितना पढ़ें उसका रिवीजन ज़रूर करें और टाइम टू टाइम उसका रिवीजन करते रहें। ठीक है, और एक चीज़ बात करना, मैंने आपको ये जितनी भी बातें बताई हैं, हमें टालना नहीं है, टारगेट वाइज पढ़ाई करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, सभी सब्जेक्ट को बराबर समय देना है, और क्या है, जो सरल सब्जेक्ट है, ये जितनी भी बातें हैं ये सभी विषय पर हमारी लागू होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम गणित में अच्छे नंबर कैसे लाएं। तो देखो, गणित में अच्छे नंबर लाने की एक ही हमारी सीक्रेट बात रहेगी कि जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा NCERT को लगाएं।
कई कई जो हमारे मार्केट में होती हैं, कई सारी बुक्स होती हैं, कई प्रकार के पब्लिकेशन होते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ सीक्रेट बताऊं कि आप जो एनसीईआरटी लगाएंगे, एनसीईआरटी में आप किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी से आपका 85% पूरा पेपर सेम टू सेम वही आता है। कई बार तो ऐसा होता है कि वही जो अंक आपकी एनसीईआरटी में है वही संख्या आपकी उसमें दे देते हैं। तो एनसीईआरटी आप जरूर लगाइए। इस प्रकार की एनसीईआरटी है, ये हमारी नई एनसीईआरटी है 2023 की। तो ये 2023 की एनसीईआरटी है, आप इसे ज़रूर पढ़िए क्योंकि इसी में से बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर मार्क्स आते हैं। ठीक है। और एक चीज़, अब देखो बोर्ड एग्जाम में जो हमारी मैथ है, मैथ में 100 में से 100 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो देखो इसके लिए जो हमारी पहली बात है कि हमें प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने होंगे। यानी हमारे जो, मान लो आप बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी करेंगे या 25 की करेंगे, ठीक है, तो जो आपका पिछले ईयर्स यानी 20, 22, 23, 21 जो पिछले ईयर्स के जो आपके जितने भी पेपर हैं आप उन्हें ज़रूर सॉल्व कीजिए। ठीक है। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करते हैं कि एनसीईआरटी की प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज को तो सॉल्व करते हैं लेकिन उसको उदाहरण यानी एग्जाम्पल्स नहीं लगाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो एग्जामिनर होते हैं वो मोस्टली जो सवाल होते हैं वो एग्जाम्पल्स में से देखते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमारी जो एनसीईआरटी है, हमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा सॉल्व करने चाहिए। ठीक है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। और मैं आपको तीसरी चीज़ बताऊं कि हमारे पास मार्केट में क्या होता है, अनसॉल्व पेपर मिलते हैं जो हमारी मैथ की हो या कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी, हर सब्जेक्ट के अनसॉल्व मिलते हैं। तो हमें क्या करना है, जो अनसॉल्व पेपर हैं तो अनसॉल्व पेपर को आप जरूर लगाइए। ठीक है। अनसॉल्व पेपर को आप लगाने से क्या होता है, जितनी भी हमारे जो बोर्ड होता है वो जितनी प्रकार के पेपर्स या वो बनाता है हमारे क्वेश्चंस, हमें उस सभी प्रकार की जो मिलते हैं क्वेश्चन, उससे क्या होता है अभ्यास हो जाता है कि इस प्रकार के एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। ठीक है। और जो हमारा बोर्ड होता है, जैसे मान लो आप यूपी बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, उत्तराखंड बोर्ड से, आप जिस भी बोर्ड से हैं, तो क्या होता है कि बोर्ड जो होता है वो हर साल एक अपना क्या होता है मॉडल पेपर रिलीज़ करता है। ठीक है। तो मेरे सामने यूपी बोर्ड का एक मॉडल पेपर आ गया है। ये है हमारा यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर। ये है यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर जो कि हमारा 2023-24 का है। ठीक है। इसको मैं पूरे सॉल्व का एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो जो बोर्ड की तरफ से जो मॉडल पेपर रिलीज़ किए जाते हैं हमें उन्हें ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, इससे हमें एक अंदाज़ा लग जाता है कि हमारा जो पेपर होगा इस प्रकार से और इस तरीके के बेस पर आएगा। ठीक है। तो इस बात पर आप ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। अब बात करेंगे, जैसे मान लो अब बात हम करते हैं साइंस की। ठीक है। तो साइंस में क्या होगा, साइंस में भी हमें वही काम करना होगा, हमें अनसॉल्व सॉल्व करना होगा। और एनसीईआरटी जितने हैं एनसीईआरटी के आप जरूर पढ़ें, और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है आप उन्हें जरूर पढ़ते हैं। ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आप उन्हें जरूर लगाइए। ठीक है। और साइंस में क्या होता है कि साइंस में कई बच्चे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हमें साइंस में जो न्यूमेरिकल्स हैं हमें न्यूमेरिकल्स पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है। अब बात करेंगे हम सोशल साइंस की। देखो सोशल साइंस में क्या होता है, बच्चों को लगता है बहुत सारा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, इतिहास है, भूगोल है, इसको हम कैसे पढ़ें। तो आप क्या कीजिए कि आपकी जो एनसीईआरटी है, आप पहले एनसीईआरटी के चैप्टर को पढ़ लीजिए। आप एनसीईआरटी के चैप्टर को पढ़ लीजिए, अच्छे से उसको समझ लीजिए कि इसमें क्या 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 यानी क्या कहानी थी और हमारा क्या पार्ट कहना चाह रहा है, उसको आप पढ़ लीजिए। और आपको मार्केट में क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी। आप चैप्टर पढ़िए और चैप्टर पढ़ने के बाद आप एक क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। क्वेश्चन बैंक में आप देखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और फिर आप उसको याद करना स्टार्ट कर दीजिए। और उसमें क्या है, आपको जो भूगोल मिलती है और जो सामाजिक, उसमें आपको एक मैप भरना पड़ता है। कई बोर्ड में मैप आता है, तो आप मैप को भरना जरूर सीख लें क्योंकि वो आपके एग्जाम में 10 नंबर का आता है। ठीक है। तो वह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और अब बात करेंगे हिंदी की। देखो हिंदी क्या होती है, कई बच्चों को कठिन लगती है लेकिन सबसे सरल सब्जेक्ट हिंदी ही है। वैसे मैं आपको एक चीज़ और कहूँ कि देखो सरल सब्जेक्ट सभी होते हैं, बस हम यदि मेहनत बराबर कर लेते हैं तो हमें सभी सब्जेक्ट अच्छे लगने लगते हैं और सरल लगने लगते हैं। देखो क्या होता है, कई बच्चों के माइंड में ये हो जाता है कि गणित टफ होती है, साइंस टफ होती है। कुछ भी टफ नहीं होता है कि देखो हमारे माइंड में ये बना दिया जाता है कि देखो गणित टफ है, कठिन है, इसको सवाल बनेगा नहीं। ये हम सुनते आ रहे हैं इसलिए हमें सब्जेक्ट कठिन लगते हैं, जबकि सबसे सरल सब्जेक्ट, सारे ही सब्जेक्ट सरल होते हैं, बस हमें उन्हें पढ़ने की जरूरत होती है। ठीक है। तो एक चीज़ आपको ध्यान में आ गया होगा कि सोशल साइंस के लिए क्या करना है, आपको एनसीईआरटी पढ़ लेना है और एक क्वेश्चन बैंक लेना है, उसको पढ़ना है, उसको याद करना है। और जितना हो सके आप एक बार चैप्टर पढ़ लीजिए पूरा, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और आप फिर इसके बाद क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी से जल्दी याद होगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप जितना पढ़ रहे हैं आप भले थोड़ा पढ़ें, उसका टाइम टू टाइम रिविज़न ज़रूर करें। ठीक है। और अब बात करेंगे इंग्लिश के। तो देखो इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश का सिलेबस बहुत ही छोटा होता है
और आपको सिलेक्टेड चैप्टर्स होते हैं कि हम इतने चैप्टर पढ़ने हैं और इतने चैप्टर्स में से हमारा एग्जाम में आना है, ठीक है। तो इंग्लिश का तो बहुत ही ईजी होता है और आपको उसमें जो आप स्कूल में पढ़ाए जाते हैं या कोचिंग में पढ़ाया जाता है तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आप उस इंग्लिश का क्या होता है, इंग्लिश के भी आंसर आते हैं तो इंग्लिश के आंसर ले लेना और इंग्लिश के आंसर को सॉल्व करना, उससे बहुत मदद मिलती है। मैंने भी बोर्ड एग्जाम में जब अपना किया था स्कोर तो मेरे भी 85% से ऊपर ही आए थे। तो उसके लिए क्या किया था, मैंने तो सिर्फ 2 महीने तैयारी की थी और 2 महीने में 85% से ऊपर ले आया था। लेकिन देखो मैं तो आपको अभी आपके पास तो काफ़ी समय है, आप अच्छे उससे भी 85 से तो ऊपर 90 प्लस भी ला सकते हैं, ठीक है। आप ऑब्वियसली बड़ी आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए भी क्या करना होगा, आपको इंग्लिश के लिए भी आंसर ले लेना है और उसके भी प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं। अब बात करें आर्ट की, तो क्या होता है कि कई सारे बच्चे क्या होते हैं, बाकी के जो सब्जेक्ट होते हैं, साइंस हो गया हमारा, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशल साइंस, इन सभी पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं आर्ट पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं आपको अपना पर्सनली अनुभव बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया था, मैंने आर्ट पर ध्यान नहीं दिया था, बाकी सारे सब्जेक्ट पर दिया था। तो आर्ट की वजह से क्या हुआ था, मेरी परसेंटेज नीचे गिर गई थी, मेरे आर्ट में 70 मार्क्स आए थे। तो मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि आर्ट पर भी आप पर्याप्त समय दीजिए और आर्ट में मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप घंटों लगा दीजिए, यानी आर्ट में आप 1-2 आलेखन, 1-2 प्राकृतिक दृश्य और जो उसमें जो फल वगैरह या आपसे जो मतलब जो वस्तुओं की डायग्राम होते हैं, आपको जो चित्र बनाने पड़ते हैं, तो आप 1-2 प्राकृतिक दृश्य और 1-2 आलेखन आप इस प्रकार बना लीजिए कि आप उन्हें बिना देखे बना सकें और बहुत ही कम समय में। क्योंकि क्या होता है, हमें बोर्ड एग्जाम में आपको बनाना भी होता है और उसमें हमें कलर भी भरना होता है, ठीक है। तो क्या होता है, कई बच्चे कलर भर लेते हैं और फिर क्या होता है हमें जल्दी जमा करना पड़ता है तो वो फैल जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है हमारे मार्क्स ख़राब हो जाते हैं। तो हमें जो हमारी आर्ट है, हमें आर्ट के लिए भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि हमें सभी सब्जेक्ट पर बराबर फोकस करना होगा, तभी हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ का मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप जितना हो सके, आप जितना भी पढ़ रहे हैं आप उसका रिवीजन कीजिए, टाइम टू टाइम रिवीजन कीजिए और जितना हो सके आप टालने की प्रवृत्ति से ज़रूर बचिए। और मैं आपसे ज़रूर कहूँगा अपना पर्सनली कि मैंने क्या किया था, मैंने एक टाइम टेबल बना लिया था कि मुझे इतने बजे ये सब्जेक्ट पढ़ना है और इसे कंप्लीट करना है। तो आपको यदि अच्छे मार्क्स लाने हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपको देखो टाइम टेबल से पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, ठीक है। यदि आप टाइम टेबल से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर नहीं कर सकते हैं। देखो एक चीज़ का आप ध्यान रखना है, कुछ पाना है तो कुछ खोना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखूँगा, मेरे सर थे, मेरे गुरु थे, वो कहते थे समय आपका है, समय आपका है, सोना बनाओ या सोने में निकालो। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि समय आपका है, या तो सो यानी आप या तो स्लीपिंग टाइम में निकाल दीजिए या उसे आप गोल्डन, या आपका जो अभी समय है ये आपका एक गोल्डन टाइम है। इस टाइम को आप यदि अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आप जब अच्छा स्कोर करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका स्कूल में हो सकता है आप स्कूल टॉप करें, आप जिला टॉप करें, उसमें क्या होता है आपको बहुत कई सारे प्रकार के आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ठीक है। तो आपका एक चीज़ और ध्यान रखना, हो सकता है कई बच्चे कहते हैं हमें पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि यदि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप ये सोचिए कि यदि मैं पढ़ाई कर लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। सिंपल सी बात है, आपको कई सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, हो सकता है आपको डीएम, कलेक्टर आपको प्राइज़ दे, जब आप टॉप करेंगे या जिला टॉप करेंगे तो ये सिंपल सी बात है आपको ज़रूर दिए जाते हैं। और अब तो यूपी बोर्ड में क्या होता है कि यूपी बोर्ड में जो जिला टॉप करता है तो उसको क्या होता है 20,000 रुपये दिए जाते हैं और टैबलेट दिए जाते हैं और प्रमाण पत्र दिया जाता है, वो भी किसके द्वारा, डीएम के द्वारा, ठीक है। तो आपको यदि मान सम्मान चाहिए, आपको अच्छी परसेंटेज चाहिए, क्या होता है कि अभी हम जो मार्क्स परसेंटेज बना लेते हैं तो वो क्या होता है हमारा आगे के जब कॉलेज वगैरह लेते हैं, एडमिशन लेते हैं और जब हम जॉब लेंगे, कई सारी जॉब तो क्या होता है अब ऐसी जॉब आने लगी हैं कि हमें जो हमारी हाई स्कूल की मार्कशीट होती है उसमें जितनी परसेंटेज होती है उसके आधार पर कट ऑफ ली जाती है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप इनका प्रयोग कीजिए। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, आप इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप 100% आपके अच्छे मार्क्स आना पक्का है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।